गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, लक्षण, विशेषताएं, मांग, पूर्ति, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम। यानी कि आज इस छोटे सी वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेरा अपने प्यारे बच्चों से यही निवेदन है, अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए और सभी वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से ही देखा करें। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र से क्या आशय है? बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है, पेपर के टाइम रट्टा भी मार लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में थ्योरी आएगी, बना बना कर लिखेंगे। पर क्या हमने कभी सच में समझा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है? शायद नहीं। तो आइए आज शुरू करते हैं और सच में इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और आज तक कैसे पढ़ते थे और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में आता ही आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र से क्या आशय है, इसके लक्षण और विशेषता बताइए। तो सबसे पहले समझते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ। व्यवसायिक अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यवसाय यानी कोई भी लीगल इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। दूसरे शब्द पर आते हैं, अर्थशास्त्र क्या है? व्यवसाय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, उनके विकल्पों का चयन, उनका मूल्यांकन करना और उनका विश्लेषण करना, यही अर्थशास्त्र है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझते हैं, सरल शब्दों में समझते हैं कि व्यापारिक जगत में अर्थशास्त्र क्या कार्य करता है। व्यापार में समय समय पर हमारे सामने अनेक समस्याएं आती हैं, हम उनके समाधान ढूंढते हैं। उन समाधानों में से जो हमें सबसे उचित लगता है उसे क्रियान्वित करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमने उपाय सोचा है वो कितना प्रभावी रहा, उससे हमारे व्यवसाय को कितना लाभ प्राप्त हुआ या समस्या को कितना ज्यादा दूर किया जा सका। तो यही अर्थशास्त्र है। यानी आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवसाय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के विकल्पों का चयन करना, उनका मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, यही अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में समस्याएं कैसी कैसी आती हैं, आइए उस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहली समस्या है मांग का नियम। अब मांग का नियम तो खुद में एक क्वेश्चन है, पर मैं आपको एक शॉर्ट में यहां से बताना चाहूंगा, बाकी हम इसको आगे और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। मांग का नियम क्या है? बाजार में किस वस्तु की मांग चल रही है, कौन सी चीज ट्रेंडिंग में है। ये शब्द आप जो YouTube से जुड़े हुए हैं अक्सर इस्तेमाल करते होंगे कि बाजार में कौन सी चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, इसका पता लगाना। इसके बाद अपनी वस्तु की लागत को कम से कम बनाए रखना। मान लीजिए मैं पेन बनाने का कार्य शुरू करता हूं और मैं देख रहा हूं कि भाई इस तरह के पेन की मार्केट में डिमांड है और ये पेन बाजार में 5 रुपए का बिक रहा है और लागत लगभग 3-3.5 रुपए के आसपास आ रही है। तो मैंने ये तो पता लगा लिया कि बाजार में मांग किस चीज की है। अब कोई भी व्यक्ति मेरा सामान क्यों खरीदेगा? या तो इसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, या अगर सेम क्वालिटी का नहीं है तो इसका प्राइस कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मांग का पता लगाएंगे, लागत में कमी करेंगे और प्रतियोगिता का सामना वैधानिक तरीकों से करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हम दूसरे उत्पादक या दुकानदार की दुकान में लड़ाई झगड़ा करके उसकी दुकान बंद करवाएंगे और अपनी दुकान चलाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने जो माल है, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी को इतना मेंटेन करेंगे कि सामने वाले की दुकान पर ग्राहक जाने से पहले हमारी दुकान पर आना पसंद करने लग जाए। तो यही है प्रतिस्पर्धा का मुकाबला। इसके बाद मूल्य का निर्धारण। अब मान लीजिए आपका फर्म में मार्केट में कोई ऐसा उत्पाद लेकर आते हैं जो अभी कोई दूसरा व्यापारी बना ही नहीं रहा, तो ऐसे में आप उसका मूल्य कुछ अधिक रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। आप एप्पल का फ़ोन देखिए, जब भी एप्पल का नया फ़ोन आता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और जो एप्पल के शौकीन व्यक्ति हैं, खाने में नहीं फ़ोन के इस्तेमाल करने में, तो वो उस महंगे फ़ोन को खरीदते हैं। कुछ दिन के बाद आप देखते हैं जब उसकी बिक्री घटने लग जाती है तो कंपनी क्या करती है, उसका प्राइस डाउन कर देती है, क्योंकि कंपनी को पता है
कि अब जो शौकिया व्यक्ति हैं वो इस चीज को क्रैक कर चुके हैं। अब कौन खरीदेगा? मेरा सेकंड कस्टमर खरीदेगा, यानी कि जो इतना महंगा नहीं खरीदना चाह रहा था और वो अब तक वेटिंग में है, अब वो खरीदेगा। तो यानी कि कंपनी मार्केट की डिमांड के अनुसार अपने प्राइस को कम या ज्यादा करती रहती है, जिससे प्रतिस्पर्धा का यानी कंपटीशन का भी सामना हो सके और साथ ही साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो डिमांड है, वो लगातार बनी रहे। इसके बाद लाभ का प्रबंध, कंपनी का, फर्म का या एकाकी व्यापार हो उसका भी, सभी का उद्देश्य व्यापार को चलाने का एक ही होता है कि व्यापार में लाभ कमाना। अब लाभ की मात्रा को कैसे अधिकतम किया जा सके वो निर्धारण किया जाता है। इसके बाद पूंजी का प्रबंध कहां से होगा, कम से कम लागत में पूंजी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये पूंजी प्रबंध कहलाता है। तो ये सभी क्रियाएं हम किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि भैया हमारे पास समय समय पर अनेक समस्याएं आएंगी, उनके हम विकल्पों का चयन करेंगे, फिर उनको हम अप्लाई करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन और विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे लिए सही रहा और क्या हमारे लिए गलत रहा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि व्यवसाय की समस्त गतिविधियां जो हमें व्यवसाय में दिन प्रतिदिन निर्णय लेने में सहायक होती हैं, वही अर्थशास्त्र कहलाती हैं। अब इसमें एक दो परिभाषाएं जोड़ लेते हैं। जैसे सिगलमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों का एकीकरण है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों का एकीकरण है, जिससे प्रबंध को भावी निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही बात है। दोबारा समझिए परिभाषा को कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? व्यवसाय में होने वाले व्यवहारों का एक समूह यानी एकीकरण है, जिससे प्रबंध को भविष्य में होने वाली घटनाओं का निर्णय लेने में सरलता रहती है। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आप लगातार किसी काम को करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि इस समय किस चीज़ की डिमांड आने वाली है और इस समय किस चीज़ को बेचना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। तो यही व्यवसायिक प्रबंध है। एक परिभाषा और जोड़ लेते हैं इसके साथ। ये है मैकनायर के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक स्थितियों का विश्लेषण है जो आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब यहाँ पर मैकनायक ने हमें बताया कि इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में हम उन्हीं पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक होते हैं यानी धन से प्रभावित होते हैं, और वो हमारे व्यवसाय की लाभ मात्रा को कम या ज़्यादा करने में प्रभावित होते हैं। उनका ही विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग लिखेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण। नंबर 1, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगर हम एक व्यवसाय, एक दुकान या किसी एक कार्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और आप उसमें देखना चाहते हैं कि किस तरह का माल बिकना है, मैं अपने दुकान का काउंटर कैसे लगाऊं, किन कर्मचारियों को अपने साथ रखूं या अकेले ही काम करता रहूं। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सिर्फ अपने एक छोटे व्यवसाय की, तो ये हो गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसके बाद नंबर 2, व्यापक अर्थशास्त्र, जहां पर हम एक प्रदेश, एक राज्य, एक देश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो वो हो गया व्यापक अर्थशास्त्र। इसके बाद नंबर 3, निर्देशात्मक प्रकृति। जो अर्थशास्त्र है वो कहीं ना कहीं वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार होता है। मान लीजिए अगर हम सोचें कि हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे का मतलब जो छोटे मोटे कार्य करते हैं, हाइट में तो सब बराबर ही होते हैं, लगभग 5 से 6 फुट के इंसान होते हैं, तो यहाँ पर है जो हमारे वर्कर हैं जो मशीनों पर खड़े हैं, वॉचमैन हैं, वो अर्थशास्त्र का प्रयोग फर्म के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म में जिसे निर्णय लेने का अधिकार होगा वही इस कार्य को कर सकता है। इसी कारण से या तो व्यवसाय का स्वामी या प्रबंधक अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करता है। इसके बाद सिद्धांतों पर आधारित, तो अर्थशास्त्र में मैंने जैसे आपको बताया मांग के बारे में हम पढ़ेंगे,
पूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, परंतु व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम केवल आर्थिक और व्यवसाय से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में ही बात करते हैं। इसके बाद नंबर 5, प्रबंधकीय कार्य। अर्थशास्त्र एक प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट लेवल का कार्य है। यह शारीरिक कार्य नहीं है, निर्णय लेने में सहायक होता है। व्यवसाय का भविष्य कहीं ना कहीं इसी पर निर्भर होता है। तो ये एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है जिसमें शारीरिक कम और मानसिक योग्यता और अनुभव की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। प्रारंभ में अर्थशास्त्र को राजा महाराजाओं का संबंधित विषय माना जाता था, क्योंकि वो जनता से टैक्स यानी कर इकट्ठा करते थे और राज्य के विकास के लिए उसको व्यय किया करते थे। तो कहाँ से पैसा आना है, कितना पैसा आना है, कैसा उसका इस्तेमाल किया जाना है, ये सब कार्य राजा या उसके मंत्रियों द्वारा संपन्न किए जाते थे। तो इसीलिए प्रारंभ में अर्थशास्त्र को एक विशेष वर्ग तक सीमित माना जाता था। परंतु अगर वर्तमान समय में देखें तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता तो सभी को होती है। अब ऐसा क्यों, एक परिभाषा से आपको समझाता हूं। हार्डली विदर्स के अनुसार सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना, सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि लागत में कमी आ सके, उत्पादन में वृद्धि हो जाए और प्राप्त लाभ को अधिकतम किया जा सके, यही अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य है। तो यानी हार्डली विदर्स ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि कोई भी मनुष्य होता है उसके पास साधन सीमित होते हैं। अब साधन को आप यहाँ पर रुपया, पैसा या धन समझ सकते हैं। तो उसका इस तरह से प्रयोग करना कि जो हमारी कॉस्ट है, लागत है, माल को बनाने का खर्चा है, वो कम हो जाए, बिक्री बढ़ाई जा सके, लाभ को बढ़ाया जा सके और व्यवसाय को दीर्घकाल तक चलाया जा सके, यही व्यवसायिक अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। अब इसकी कुछ टिप्पणियां आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले है व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति बताइए। तो मैं यहां पर कहूंगा कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। किसी भी नए चीज की खोज करना विज्ञान है, और अगर आप एक व्यापारी हैं तो समय समय पर आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे, विश्लेषण करने पड़ेंगे और नई नई योजनाओं के माध्यम से अपने व्यापार को औरों से आगे रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। और किसी भी कार्य को एक प्लानिंग के अंतर्गत करना, एक दिमाग में स्ट्रक्चर बनाकर वास्तविकता प्रदान करना, ये एक कला है। जैसे कि एक पेंटर होता है, उसके दिमाग में पहले से आकृति होती है कि मुझे क्या बनाना है। ऐसे ही जो एक व्यवसायी होता है, एक प्रबंधक होता है, उसके दिमाग में पहले से स्ट्रक्चर होता है कि मैं ऐसे करूंगा, इसके बाद मैं इस तरह से करूंगा, इसका ये प्रभाव होगा। तो ये एक कला है। नंबर 2, क्षेत्र। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र असीमित है। हर छोटे बड़े आर्थिक कार्य में आपको कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र वर्तमान में होने वाली घटनाओं से आंकड़े इकट्ठे करता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाता है, जिससे कि प्रबंध को निर्णय लेने में सरलता मिलती है। यही अर्थशास्त्र है। तो अब आप समझिए, आपका व्यवसाय छोटा है तो क्या आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं पिछले 18 सालों से बच्चों को ट्यूशंस यानी कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं, पर लॉकडाउन के बाद मुझे ये प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं अब स्मार्टफोन, यूट्यूब पर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अब बच्चों को ये चीज़ समझ में भी आने लग गई है। तो मैंने भी अपना एक चैनल बना लिया और आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है। और मुझे निश्चित रूप से पता है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये सब क्या है सर, एक प्लानिंग ही तो है। तो व्यवसाय मेरा छोटा सा है, पर मैं कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर आपका बड़ा व्यवसाय है तो निश्चित रूप से आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। तो आप कह सकते हैं व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, हर आर्थिक कार्य अनार्थिक कार्य में हमें
अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सिद्धांतों पर आधारित अर्थशास्त्र निश्चित नियमों पर आधारित है, यानी कि अर्थशास्त्र में मूल रूप से हम उन्हीं बातों का विचार विमर्श करेंगे जो आर्थिक हैं, धन कमाने के उद्देश्य से हैं। यहां पर अनार्थिक क्रियाओं का विश्लेषण तो कर लिया जाता है, परंतु मूल उद्देश्य यहां लाभ को प्राप्त करना ही होता है। निर्णय का कार्य जो अर्थशास्त्र है, जैसे कि मैं पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अर्थशास्त्र वही व्यक्ति संचालित कर सकता है जिसके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिसको इस बात की अथॉरिटी है कि वह साधनों का अपनी इच्छा तथा अपनी योजना के अनुसार प्रयोग कर सके। तो मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र के बारे में आप समझ गए होंगे, और आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी भी भाषा को, किसी भी विषय को समझने के लिए उसके शब्दों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आता है इच्छा। इच्छा, लालसा या जिज्ञासा, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का जो विचार हमारे मन में आता है उसे इच्छा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में विचार आया मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए, अच्छी घड़ी होनी चाहिए, एक्टिवा या बाइक होनी चाहिए, अगर एक्टिवा बाइक है तो अब मेरे पास कार होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? आपकी इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, उससे पहले दूसरी जन्म ले लेती है। आप एक चीज लेकर आए, अब विचार आया कि इसमें तो ये भी चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपने सबसे पहले मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने पे आपको पता है अब इसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, रिचार्ज है तो इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट में कौन कौन से अब मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने चाहिए वो भी मुझे पता होनी चाहिए। तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं और व्यक्ति, क्षेत्र, देश, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग इच्छाएं जन्म लेती रहती है। नंबर 2 पर आते हैं, साधन। यहां पर साधन का अर्थ है रुपया, पैसा या मनी। अगर हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें साधनों की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगले शब्द पर आती है उपयोगिता। हम अपना धन उन्हीं वस्तुओं पर व्यय करना चाहते हैं जिनसे हमें कोई मानसिक, शारीरिक या भौतिक लाभ प्राप्त होता है। सरल शब्दों में समझिए, हम उन्हीं कपड़ों को खरीदते हैं जो हमें पसंद हैं और जो हमारे पास शूट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे कोई 5 साल के बच्चे की टी शर्ट देने लग जाए तो मैं उसको ले लूंगा क्योंकि मेरा बेटा 5 साल का है। पर अगर आपको कोई दे तो आप कहोगे अरे भैया क्या दिखा रहे हो, मेरे थोड़ा आएगी है। तो कहने का मतलब क्या है, वही चीज मेरे लिए उपयोगी है पर आपके लिए अनुपयोगी है। तो जब हम किसी चीज पर धन व्यय करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस वस्तु को प्रयोग करने से हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा। लिखेंगे कैसे? हेडिंग डालेंगे उपयोगिता का अर्थ, किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने से हमें जो मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संतुष्टि मिलती है वही उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहलाती है। तो सरल शब्दों में समझिए कि जैसे कि मान लीजिए हमें भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे तो हमें क्या मिली? शारीरिक संतुष्टि मिली। अच्छी फिल्म, अच्छा गाना सुनने से क्या मिलेगा? हमें मानसिक या भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह से हमने उन्हीं चीज़ों पे पैसा खर्च किया ना जिनसे हमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? किसी भी वस्तु का लगातार जब एक से ज्यादा इकाइयों में प्रयोग किया जाता है तो हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसे ही उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। लिखेंगे कैसे? लिखिए, उपयोगिता ह्रास नियम से आशय, जब किसी वस्तु को एक साथ एक से अधिक इकाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसकी हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता से कम होती है। इसे ही उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। अब इसे आप एक उदाहरण द्वारा समझिए। ये आप एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं।
मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप घर जाते हैं, आप कहते हैं कि मम्मी बहुत तेज भूख लगी है और आप खाना डाल दीजिए। मम्मी ने खाना डाल दिया, आपने पहली रोटी खाई फटाफट क्योंकि भूख बहुत तेज थी। अब दूसरी रोटी आप खाएंगे तो आप नोटिस करना मेरी बात को, आप रात में अगर बैठे हैं घर पर आए हैं तो दूसरी रोटी जब आप लेंगे तो अब आपके हाथ में रिमोट आ जाएगा, अब साथ साथ टीवी चलता रहेगा, आप खाना खाते रहोगे। 3 4 या 5 समझ लीजिए, 5 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा। अब मम्मी एक रोटी और ले आती है तो अब आप मम्मी को रोटी लेने से मना कर रही हैं। आप कहेंगे कि नहीं अब मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खाऊंगा। रोटी तो वही है जो पहली आई थी, तो पहली रोटी आपको बहुत अच्छी लगी थी, पर देखा जाए तो 5 के बाद जो रोटी आई है वो आपको उपयोगी नहीं रही क्योंकि आपकी जो भूख थी वो समाप्त हो चुकी है। एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप बाजार गए और या चलो आप क्या मैं ही जाता हूं, ठीक है ना, सुबह सुबह बारिश भी आ रही है, बाहर सुबह के 6:30 बजे हैं और बाहर बारिश चल रही है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। हम मान लीजिए कि मैं बाजार जाता हूं और मैं ये टी शर्ट मुझे पसंद आती है और मैं इसे लेकर आ जाता हूं और मैं घर पहुंचता हूं तो मेरी जो वाइफ है, चांस की बात है वो भी आज बाजार गए और वो भी सेम टी शर्ट ले आए। तो अब जो वो टी शर्ट लेकर आए हैं या तो वो या ये, दोनों में से मुझे एक लगेगा कि यार एक तो वापस ही हो जानी चाहिए, मैं 2 सेम टी शर्ट्स का क्या करूंगा, होता है ना कई बार। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी वस्तु को एक से ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो उनमें समान गुण होने के बाद भी, समान मूल्य होने के बाद भी उनकी उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। अब इसके बाद आते हैं सर उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे क्या क्या तत्व हैं जो उपयोगिता को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले नंबर 1 इच्छा। एक वस्तु आपको पसंद है पर जरूरी तो नहीं मुझे पसंद हो, ठीक है ना। तो जिस चीज को पाने की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है वही कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी होती है। जिस चीज की मन में इच्छा ही नहीं है तो वो हमारे कभी उपयोगी हो ही नहीं सकती। नंबर 2 व्यक्तिगत। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, एक चीज आपके लिए उपयोगी और दूसरे के लिए बेकार हो सकती है। अब मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, पर ऐसा बच्चा जो स्कूल ही नहीं जाता, काम पर जाता है, पढ़ाई छोड़ चुका है, तो क्या उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो इसको देखते ही आगे हटा देगा। आजकल मैंने देखा भी है फोन पर वीडियोस में जो सरल भाषा में जो बेकार और आलतू फालतू वीडियो होती है ना, उसमें बहुत सारे लाइक भी आते हैं, उन्हें लोग शेयर भी करते हैं और उन्हें देखते भी हैं। पर पढ़ाई लिखाई की वीडियो कौन देखेगा? जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य के बारे में सोच के चल रहा है। तो उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता समय के अनुसार बदलती रहती है। अब ये क्या बात हुई भाई? मान लीजिए सर्दी है तो उस समय अपनी जैकेट, ग्लव्स, ठीक है ना, कैप, ये सब चीजें याद आएंगी, पर जब गर्मी आ जाएगी तो उन सबको रख देंगे। फिर क्या याद आएगा? पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, ठंडी बोतल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें हमें क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि गर्मी की मात्रा बढ़ चुकी है। देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से उपयोगिता बदलती रहती है। मान लीजिए आप अपना इंडिया में रह रहे हैं, अपने ही शहर में घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप विदेश चले जाते हैं तो पासपोर्ट, वीज़ा ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमारा 1 मिनट के लिए भी पासपोर्ट इधर उधर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। देश के अंदर एग्जांपल समझिए, आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो आपके पास ट्रेन का एक टिकट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टीटी साहब आ गए और उस समय हमारे पास टिकट ना हुआ तो बहुत समस्याएं हो जाएंगी। पर ट्रेन से उतर गए, प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने के बाद स्टेशन से बाहर आ गए, अब वो टिकट हमारे लिए बेकार है। अगर हम उसको गिर भी दें तो डजंट मैटर, क्योंकि हम तो यात्रा पूरी कर चुके हैं। तो एक वस्तु एक समय पर उपयोगी और दूसरे समय पर अनुपयोगी और तीसरे समय पर हानिकारक भी हो सकती है। अब इसको समझिए, जैसे कि हम अपने घर में दूध का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है सर। मम्मी ने कहा भाई दूध पी लीजिए। हमने एक गिलास दूध पी लिया, उपयोगी है। मम्मी एक गिलास दूध और ले आई, अब वो इतना उपयोगी नहीं रहेगा, कम उपयोगी हो गया। अब मम्मी ने वो दूध का गिलास रख दिया और हम भी वहीं पर भूल गए। हम शाम को वहां जाते हैं, अब दूध क्या है, खराब हो चुका है। अब अगर हम उसको पी लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने उपयोगिता को आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगले प्रश्न पर आते हैं, मांग क्या है। किसी भी वस्तु को जब हम खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, उसको क्रय करना चाहते हैं, तो वो हमारी मांग कहलाती है। लिखेंगे कैसे, हेडिंग डालिए, मांग का अर्थ, किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए जब कोई व्यक्ति अपने साधन या धन व्यय करने को तैयार हो जाता है, तो जिस वस्तु को वो खरीदना चाहता है वो उस वस्तु की मांग कहलाती है। मांग के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहले इच्छा। सबसे पहले हमारे मन में किसी भी चीज को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर हम उसके लिए साधन इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, और फिर हम उन पैसों को लेकर बाजार जाते हैं कि भैया हमें तो ये चीज चाहिए, तो डिमांड बनती है, यानी मांग बनती है। अगर किसी वस्तु की इच्छा नहीं है तो मांग बन ही नहीं सकती। अगर इच्छा तो है पर पैसा नहीं है तो भी हम उसको खरीद नहीं सकते, तो भी मांग नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इच्छा होनी चाहिए, साधन होने चाहिए, और उन साधनों को आप व्यय करने के लिए भी अगर तैयार हैं तो ही वो मांग कहलाएगी। मांग कई चीजों पर प्रभावित होती है। मांग वस्तु के मूल्य पर प्रभावित होती है, आवश्यकता पर प्रभावित होती है। ठीक है जी, तो पहले जरा इस बात को समझ लेते हैं, मूल्य के प्रभाव। मूल्य का प्रभाव यह है मेरे बेटा, मान लीजिए हम बाजार जा रहे हैं और कहीं पर सेल लगी है जूतों की कि 500 रुपए में जूते सेल लगी है, 500 रुपए में जूतों की सेल लगी है। हमें अभी जूतों की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि सही रेट में मिल रहे हैं तो हम सोचेंगे अरे या तो काम आने वाली चीज है, आज नहीं पहने कल पहन ले, कौन सा पैर अब बड़ा हो रहा है, अब तुम बड़े हो चुके हैं जितना होना था, तो इसको हम खरीद लेते हैं। तो कई बार हम वस्तुओं की कीमत के आधार पर उन्हें खरीद लेते हैं। इसके बाद आय क्या आधार, अगर हमारी आमदनी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इच्छाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए आपके मामा जी, चाचा जी, कोई भी आता है रिलेशन में और आपको आज 2000 रुपये दे जाए, तो आपके मन में तुरंत इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, अरे ये चीज़ तो यार मुझे चाहिए थी, आज पैसे भी हैं, आज ही ले लेता हूँ। पर जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप उन चीज़ों की मांग नहीं करते, पहले आप पैसों की मांग करोगे। आप मम्मी से कहोगे, पापा से कहोगे कि अरे भैया पैसे दे दो, मुझे किताब लानी है, जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी बात आती है आवश्यकता पे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग ना करने से हमें कष्ट होता है, तो हम उनकी मांग करते हैं, चाहे साधन सीमित ही क्यों ना हो। मान लीजिए हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो उस समय हमारे मन में एक ही विचार आएगा कि कुछ हम खरीद कर फटाफट खा लें। हमारे मन में उस समय विचार ये नहीं आएगा कि पहले तो हम जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे। पहले हम क्या कहेंगे, अरे भैया मार्केट बाद में जाएंगे, पहले जरा कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, चला नहीं जा रहा भाई बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब क्या है, मांग के लिए हमारी आय, हमारा मूल्य, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावी करती हैं। तो अभी टॉपिक्स और भी बहुत सारे हैं, तो वीडियो क्योंकि एक्चुअल में बहुत लंबा हो चुका है, लगभग आधे घंटे हो चुका है, तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। कबीर कोचिंग एंड कॉम्पिटिशन क्लासेस, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में, ऊपरी मंजिल, सहारनपुर। मोबाइल नंबर 9027178430। इसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो हमारा चैनल है 123 लॉ क्लासेस विद कबीर, जिसको आप मुझे लगता है सब्सक्राइब कर ही लेंगे। थैंक यू।